हाथी के पेट के दोनों तरफ से दरवाजे खुले और उसमें कई हथियारबंद सैनिक धड़ धड़ा कर कूद पड़े। उन्होंने चारों तरफ से उद्यान को घेर लिया। यह देखकर वह आश्चर्य में आ गया और उसने देखा कि हाथी तो असली नहीं है, बल्कि यह लकड़ी का बहुत ही खूबसूरती और कारीगरी से बनाया गया हाथी था, जिसके दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए थे और इस तरह से सटा कर बनाए गए थे और ऊपर से असली हाथी के जैसा रंग किया गया था कि असली हाथी और नकली हाथी में कोई फर्क नहीं रह गया और पेड़ पौधों से ढका हुआ था, इसीलिए भी पता नहीं चल पाया था। अब उसे समझते देर नहीं लगी थी कि धोखा हुआ। अब समझने से क्या फायदा। मंत्री योगेंद्र की बात भी उसे याद आई, लेकिन अब बचताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तलवार खींचते हुए उसने अपने सभी सैनिकों को सावधान किया, सावधान हो जाओ, हमारे साथ धोखा हुआ। लेकिन देर हो चुकी थी। वे सैनिक उद्यान और उसके सैनिकों पर टूट पड़े। वहां भीषण लड़ाई शुरू हो गई। बहुत देर तक लड़ाई चली, लेकिन उद्यान के सैनिक बहुत कम थे और वे सैनिक संख्या में बहुत ज्यादा थे। दूसरी बात, वे हमला करने के लिए एकदम मुस्तैद ही बैठे थे और ये एकदम ही असावधान थे। उन्होंने तो यह सोचा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थिति भी आ सकती, तो वे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस कारण वे सैनिक इन पर भारी पड़ गए। थोड़ी ही देर में उद्यान के कुछ सैनिक मारे गए और कुछ सैनिक भाग खड़े हुए। उन सारे सैनिकों ने उद्यान को घेर कर पकड़ लिया और गिरफ्तार करके उनको अपने राजा चंडप्रद्योत के पास ले गए। चंडप्रद्योत ने जैसे ही उद्यान को देखा, उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और ताली बजाकर स्वागत करते हुए बोला, आइए वत्स देश के नरेश उद्यान, आपका स्वागत है। कहिए कैसा हाल है? पांडवों की 26वीं पीढ़ी के वंशज कैसा महसूस करें? तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत इंतजाम करना पड़ा। पहले तो मैं तुमसे युद्ध ही करना चाहता था, फिर मैंने इरादा बदल दिया। देखो ना, कितनी मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए नकली हाथी बनवाए। फिर मेरे गुप्तचरों ने यहाँ की सेना में मौजूद हमारे गुप्तचरों से संपर्क साधा। उनसे हमने तुम्हारे शौक के बारे में पूछा। जब सब कुछ पता लग गया, तो उसके बाद मेरे गुप्तचर सौदागर का भेष बनाकर तुम्हारे दरबार में गए। कोई सौदागर नहीं थे, वो हमारे गुप्तचर थे जो तुमको इस कंदली वन में लाना चाहते थे और वह अपने मकसद में कामयाब भी हुए। तुम हमारी चाल में फंस गए, सौदागरों की बात में आ गए और हाथी को पकड़ने के लिए चले आए। मैंने लकड़ी का हाथी बनवा कर रखवा दिया और तुमको पकड़ने के लिए हथियारबंद सैनिकों को उसमें छिपा दिया। सोच लिया था कि जैसे ही तुम उनको पकड़ने के लिए आओगे, अचानक से वे तुम पर हमला बोल देंगे और अचानक वे हमले से तुम पकड़ में आ जाओगे। और देखो कि मेरी युक्ति काम कर गई। उद्यन ने क्रोधित होकर कहा, धोखे से तो शेर को भी पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, तो क्या उसकी बहादुरी कम हो जाती है? आपने धोखे से मुझे कैद करवा लिया है। अगर ऐसी ही वीरता थी तो आपने आमने सामने लड़ाई लड़ते। यह छिपकर वार क्यों की? यह तो कायरों का काम होता है। चंडप्रद्योत अट्टहास करते हुए बोला, राजनीति और युद्ध में सब जायज है। जब हमारी एक छोटी सी युक्ति से ही काम चल गया, तो हमें व्यर्थ का रक्तपात करने की क्या आवश्यकता थी? तुम भी बताओ, इसमें कोई समझदारी वाली बात है? अंत में परिणाम तो यही निकलता ना जो अब निकला है। तो व्यर्थ में ही खून खराबा करने का क्या मतलब, क्या लाभ? चंडप्रद्योत ने हंसते हुए कहा। वास्तव में चंडप्रद्योत की खुशी का ठिकाना नहीं था। जितना उस वक्त उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने से उसे अपमान का अनुभव हुआ, उसे कहीं ज्यादा उसे इस समय अपने सामने गिरफ्तार हुए उद्यन को देखकर खुशी हो रही थी। उसका बदला पूरा हो गया था और उनके अहंकार को भी पूर्ण तुष्टि मिल गई थी। इसीलिए वह बहुत ही प्रसन्न थे। मुझे छोड़ दो, आमने सामने आकर लड़ो, फिर मैं बताता हूं। क्रोधित होते हुए उद्यन बोला, बताने की जरूरत नहीं। और क्रोधित होकर सैनिकों से कहा, इसको ले जाओ यहां से। सैनिकों ने कहा, महाराज
क्या इनको कारागृह में डाले? अरे नहीं, महल में रहने की व्यवस्था करो और तकड़ा पहरा लगा दो ताकि यह निकलकर भाग ना पाए। इसके बारे में मैं बाद में निर्णय करता हूँ। सैनिक उद्यन को लेकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद राजा के दरबार का समय भी समाप्त हो गया। हाँ, सब दरबारीगण मंत्रीगण अपने अपने यहाँ प्रस्थान कर गए। राजा भी राजमहल की ओर चले आए। उद्यन के बचे हुए सैनिक जो बाहर खड़े हुए थे वह अपने देश में आए और मंत्री योगेंद्रहायण के सम्मुख उपस्थित हुए। योगेंद्रहायण ने उन सैनिकों को देखकर कहा, तुम लोग इस समय यहाँ कैसे? महाराज और बाकी सब लोग कहाँ हैं? उन सैनिकों ने बताया कि मंत्रीवर हमारे साथ धोखा हुआ है। उन लोगों ने नकली हाथी बनवा कर रखा था, उसमें सैनिक छिपे हुए थे। जैसे ही हम लोग पास गए उस हाथी में से सैनिक निकल गए, हम पर टूट पड़े, हमारे साथी मारे गए और महाराज को उन्होंने पकड़ लिया। हम अपनी जान बचाकर यहाँ भाग गए ताकि आपको सूचना दे सके। यह सुनकर मंत्री योगेंद्रहायण चौंक पड़े और कहा, क्या कह रहे हो? यह तो बहुत बुरा हुआ। योगेंद्रहायण यह सुनकर बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने सब मंत्री और सभासदों की एक आकस्मिक सभा बुलाई और मंत्रणा होने लगी कि अब क्या किया जा सकता है, महाराज को कैसे छुड़ाया जाए। इन बातों पर रूपरेखा बनने लगी। महाराज चंडप्रद्योत उद्यन के सामने खड़े हुए थे और कह रहे थे कि अब समय आ गया है कि तुमको सजा दी जाएगी। उद्यन चुपचाप खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा ये मेरा साथ, क्या दंड देगा। तभी चंडप्रद्योत ने कहा, तुम्हारे लिए सजा यह है कि आज से तुम वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाया करोगे। उद्यन ने तो भली भांति समझ लिया था कि जो उसने विवाह का प्रस्ताव ठुकराया है उसी का यह बदला लिया गया है और चंडप्रद्योत ने उसे वासवदत्ता को वीणा सिखाने की सजा दी। उसने मन ही मन में सोचा कि सजा तो कड़ी नहीं है, यह तो मनपसंद काम है। चंडप्रद्योत ने महारानी अंग्रावती से कहा कि इन्हें वासवदत्ता के कक्ष में ले जाओ, अब यह वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाया करेंगे। उद्यन को वासवदत्ता के कक्ष में ले जाया गया, वीणा लाकर रख दी गई। उद्यन वहां पहुंचा और जैसे ही उसने अपनी नवीन शिष्या को देखा तो वह तो स्तब्ध रह गया। ऐसा अनूप सौंदर्य इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। हाँ, चर्चा तो उसने जरूर सुनी थी कि वासवदत्ता जैसी सुंदरी इस समय धरा पर कहीं नहीं है, पर सुनने में और देखने में बहुत फर्क था। आज उसने अपनी आंखों से देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा अद्भुत सौंदर्य इस पृथ्वी पर कहीं दृष्टिगत हो सकता है, यह उसकी कल्पना से परे था। उसके मन में एक विचार लहर की तरह आया और चला गया कि इसके पूर्व इसी सुंदरी को उसने ठुकरा दिया था। यह विचार मन में आते ही उसे बहुत पश्चाताप हुआ। यह प्रथम दृष्टि का प्रेम था। बैठिए, वासवदत्ता उससे बैठने के लिए कह रही थी। उद्यन बैठ गया, वासवदत्ता भी बैठ गई और उससे उसने कहा कि आप वीणा बजाना सिखाएंगे तो शुरू कीजिए। इधर वासवदत्ता भी अपने मन में उद्यन की जैसी मूर्ति बनाई बैठी थी। उससे इस प्रत्यक्ष उद्यन की छवि 100 गुना ज्यादा सुंदर थी। वासवदत्ता की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वह सोच रही थी कि क्या वह सच में उद्यन को देख रही है या सपना देख रही है। उद्यन ने मन में सोचा कि अगर यह सजा है तो सचमुच ही यह बहुत ही सुंदर सजा है। यह सजा तो वह आजीवन और सहर्ष भुगतना चाहेगा। उद्यन ने वीणा बजाना शुरू किया। उद्यन ने वीणा बजाना बंद किया और वासवदत्ता जैसे कि जाकर फिर से वास्तविक दुनिया में आ गई। बहुत ही सुरीली धुन थी। आप बहुत ही अच्छी वीणा बजाते हो, वासवदत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले ही दृष्टि में वे एक दूसरे के हो गए। उद्यन वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाने लगा। उद्यन जब वीणा वादन सिखाना समाप्त कर देता फिर अपने कक्ष में आराम करने चला जाता। तब इंतजार करता कि कैसे समय बीते और वह फिर से वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाने के लिए चला जाता। वासवदत्ता का पहले जैसा हाल नहीं रह गया था। अब उसे हर चीज में रुचि थी। वासवदत्ता ने आज उद्यन से कहा, आज हम उपवन में चलते हैं।
उद्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चले। आज उपवन में ही बैठकर वीणा सिखाए। जी हाँ, वासवता ने कहा और दासियों को आदेश दिया, आज वीणा वादक उद्यान में व्यवस्था करो। उपवन में इंतजाम कर दिया गया। वासवता वीणा बजाना सीख रही थी, उद्यन सिखा रहा था। उद्यन और वासवता दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में इतना ज्यादा खो चुके थे कि अब उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर तक नहीं थी। उद्यन को तो यह भी नहीं पता था कि वह यहाँ कैद करके लाया गया था। उसे अपने देश में जाना है। कोई भी बात उसे अब याद नहीं थी। केवल एक ही बात थी कि बस अब वह वासवता के सामने ही रहना चाहता है। यह सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो वासवता के बिना कैसे रह पाऊंगा। इस कल्पना मात्र से ही वह कांप उठता था। ऐसे ही उद्यन ने एक दिन वासवता से पूछा, वासवता, अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो क्या तुम मेरे बिना रह सकोगे? मैं तो एक क्षण भी आपके देखे बिना नहीं रह सकती, वासवता ने उदास होते हुए कहा। उद्यन ने व्याकुल होते हुए पूछा, तो फिर क्या करना होगा? जाना तो होगा ही मुझे, वह सशक्त होकर बोली। आपने मेरे विवाह का प्रस्ताव तो ठुकरा दिया था, तो मेरे पिताजी अब हमारा विवाह नहीं करेंगे। उद्यन ने कहा, तुम सच कहती हो, शायद वह हमारा विवाह नहीं करेंगे। मैंने बड़ी भूल की थी। अब तो इसका एक ही उपाय है कि चलो हम दोनों यह स्थान छोड़ देते हैं और अपने वत्स देश को चलते हैं। वासवता ने कहा, यह ठीक रहेगा। और एक दिन वह दिन भी आ गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तहलका मच गया। उद्यन वासवता को उसी घोड़े पर बिठाकर वहां से भाग निकला और अपने वत्स देश में जा पहुंचा। प्रेम के दो पंछी अपने प्रेम मार्ग पर उड़ चले। सबने अपने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने कहा कि उद्यन ने वासवता का अपहरण किया है। किसी ने कहा नहीं, वह तो उद्यन से प्रेम करती थी। वह सब ही योजना बनाकर उसके साथ गई है। बातों का क्या, बातें तो हमेशा ही लोग किया करते हैं। कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है? और सत्य बात यही थी कि वासवता उद्यन से अत्यधिक प्रेम करती थी। उसका प्रेम पूजा के फूलों की तरह पवित्र था। उद्यन और वासवता अब अपने राज्य वत्स देश में आ चुके थे। वासवता को अपना प्रेम मिल गया जिसकी उसने आकांक्षा की थी। उद्यन का यह हाल था कि वह हर समय वासवता के सामने ही रहना चाहता था। उसके ही मुख को देखकर जागता और उसको ही देखकर सोता। वह सारा जग भूल गए। उसकी दुनिया वासवता तक सिमट कर रह गई। बाहर संसार में क्या चल रहा है इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। मंत्रीगण जब उसे सूचना देने जाते तो वह अत्यंत ही लापरवाही से उन्हें टाल देता। इस तरीके से राजकाज में बहुत ही अव्यवस्था आने लगी। उद्यन की स्थिरता भी जग जाहिर हो रही थी। पड़ोसी देश का राजा अरुणी उद्यन के राज्य की सीमाओं पर लगातार हमले करके उन्हें जीता जा रहा था। इधर उद्यन और वासवता का यह आनंदोत्सव चल रहा था। दूसरी तरफ उद्यन के दोनों मंत्रियों के चेहरे पर भरकूटियां चढ़ गई थी। आज दोनों ही मंत्री अपनी मंत्रणा कर रहे थे। मंत्री योगेंद्रहण ने दूसरे मंत्री से कहा, यह बहुत ही चिंता का विषय कि महाराज राजकार्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंत्री ने कहा, आप सही कहते हैं। अगर ऐसा ही चला तो यह साम्राज्य भी नहीं रहेगा। अरुणी ने हमारे साम्राज्य के आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया है। अब हमारे अपने वश में रहता है, तब तक हम काम चलाते रहे। अभी उस दिन महाराज को जब उसकी सूचना दी तो उन्होंने कहा कि सैनिकों को ले जाकर उनसे युद्ध करो। इसमें मैं क्या करूं? फिर उन्होंने उसका नाम तक नहीं लिया। अब इसमें क्या किया जा सकता है? केवल हम मंत्रियों के भरोसे राज्य चल रहा है। अरुणी बहुत प्रचंड हो रहा है। अब तो वह वश में भी नहीं रहा। फिर क्या करें? इस देश की सेवा के लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया। मैं इसे बिखरता हुआ, नष्ट होता हुआ कैसे देख सकता हूँ?
योगेंद्रहान ने अपने हृदय की वेदना को व्यक्त की। सही कहते हो, मेरी समझ में भी एक बात आ रही है। क्या? योगेंद्रहान मंत्री को अपनी योजना समझाने लगे। उनका वार्तालाप बहुत देर तक चला, फिर बोले, अब तो यही एक तरकीब है जिससे उन्हें बचाया जा सकता है। कक्ष में उद्यन सो रही थी। वासवता होले होले पंखा जल रही थी। तभी एक दासी ने आकर सूचना दी कि मंत्री योगेंद्रहान आए हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। वासवता ने आश्चर्य से पूछा, मुझसे? दासी ने कहा, महारानी जी, वह आपसे ही मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको बैठने को कहो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वासवता बाहर निकल कर आई, जहां मंत्री उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर वह बोली, बताइए मंत्री, क्या बात है? योगेंद्रहान ने उससे कहा, महारानी जी, आप बताइए कि आप महाराज से प्रेम करती हैं। वासवता ने चौंक कर पूछा, आप यह कैसा सवाल कर रहे हैं? कोई पूछने वाली बात है? बहुत प्रेम करती हूँ। नहीं महारानी जी, आप जरा सा भी प्रेम नहीं करते। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? वासवता दुखी होकर बोले, आप एक बात मुझे बताइए, जब मनुष्य किसी से प्रेम करता है तो उसकी प्रगति चाहता है या विनाश चाहता है? मंत्री ने पूछा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाहते? मैं तो बस प्रगति ही चाहती हूँ, उलझन भरे स्वर में वासवता ने उत्तर दिया। बस यही मैं करना चाहता हूँ, मगर आपका ही प्रेम है जो महाराज के साम्राज्य का विनाश करने जा रहा है। महाराज के पास जो साम्राज्य है, आपसे विवाह करके धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता जा रहा है। मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, मुझसे विवाह करके? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। महाराज आपके महल में ही विराजमान रहते, राजकार्य में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनके साम्राज्य की सीमाओं के भागों को धीरे धीरे हड़पा जा रहा है। हमने अरुणी राजा से युद्ध करके अपने वे भाग वापस लेना चाहा, मगर नहीं ले पाए। ऐसे ही एक दिन यह पूरा साम्राज्य उनके हाथ से निकल जाए। उनके साम्राज्य का पतन का कारण आप बनेंगे। अब आप ही बताइए कि आपका प्रेम उनके लिए कंटक के समान है कि फूलों के समान है? आप खुद ही निश्चित कर लीजिए। ये बातें करके योगेंद्रहान चले गए। आज वासवता के मन में भयानक हलचल मची हुई थी। योगेंद्रहान की ये बातें एक एक करके उसके दिमाग में चक्कर काट रही थी और गूंज रही थी। उसे राज्य के बारे में या ऐसी स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता था। वासवता इस नई सच्चाई को जानकर बहुत ही सदमे में थी। जो प्रेम धीरे धीरे विनाश कर दे वह प्रेम नहीं, बल्कि एक कलंक है, क्षणिक सुख है। वासवता ने अपना मार्ग निश्चय कर लिया। बहुत दिनों के बाद महाराज उदयन अपने दरबार में गए हुए थे। वासवता ने मंत्री योगेंद्रहान को बुलाया। थोड़ी ही देर में मंत्री जी आकर उपस्थित हो गए। वासवता ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैंने बहुत विचार किया और पाया कि आप सच ही कह रहे हैं। अगर धीरे धीरे साम्राज्य शत्रु ने हड़प लिया तो यह बहुत ही लज्जा की बात होगी और मैं यह कदापि भी नहीं चाहती कि इसका मूल कारण मैं बनूं। इसीलिए आप बताइए क्या करना होगा जिससे गया हुआ राज्य वापस आ सके। योगेंद्रहान यह बात सुनकर बहुत ही प्रश्न हो उठे और उन्होंने कहा, मैं जानता था आप उच्च कुल की राजकुमारी है, आपके अंदर उच्च संस्कार है। यदि आप हमारे कथन के अनुसार चलेगी तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि न केवल खोया हुआ राज्य वापस आएगा बल्कि साम्राज्य भी बढ़ता चला जाएगा और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप भरोसा रखिए। इसके बाद साम्राज्य विस्तार के बारे में बहुत देर तक बात होती रही। बहुत लंबे समय तक वार्तालाप के बाद वासवता के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी और मंत्री योगेंद्रहान भी बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। वासवता भी अपने कक्ष में चली गई। तभी दासी ने आकर सूचना दी कि महारानी जी, आपके पिता महाराज चंद्रप्रघोत के यहाँ से एक दूत आया है।
यह सुनकर वासवता चौंक पड़ी और उसने कहा, शीघ्र से शीघ्र उसे यहाँ बुला कर ले। दासी चली गई। थोड़ी ही देर में दूध को लेकर हाजिर हो गई। उसने वासवता को कहा, राजकुमारी जी, आपके पिताजी महाराजा चंड प्रगोत ने यह संदेश भेजा है। ऐसा कहकर उसने एक पत्र वासवता को थमा दिया। वह पत्र उद्यन के नाम का लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुमको क्षमा किया। मैं तो तुमसे वासवता का पहले से ही विवाह करना चाहता था, लेकिन तुमने ही कुल गौरव के अहंकार में मना कर दिया था और तुम वासवता का अपहरण करके ले गए। खैर, यह तुम्हारा बचपना है। चलो, ये बचपन में उठाया गया तुम्हारा ये गलत कदम समझकर तुझे माफ किया। मैंने तुम्हारे दोनों के चित्रों का यहाँ विवाह कर दिया और अब हम संबंधी रिश्तेदार हैं। हमारे बीच में कोई बैर नहीं। वासवता मेरी पीरे बेटी है और आप हमारे दामाद हैं। आप बेटी वासवता के साथ हमारे यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने आए। आपका शहर से स्वागत है। यह पत्र पढ़कर वासवता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतने दिनों से जो उसके मन पर एक बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ था और उसका मन हल्का हो गया। राजकुमारी बोली, महाराज, आप बहुत दिनों से शिकार खेलने के लिए नहीं गए। उद्यन ने कहा, मैं तो शिकार खेलने जाऊं, लेकिन मेरा मन तो लगता ही नहीं। मेरा मन तो यहीं रखा रहता है। तुम यहाँ हो तो तुम ही बताओ कि तुम्हें छोड़कर मैं शिकार खेलने कैसे जाऊं। वासवता ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ऐसी बात है तो चलिए फिर शिकार खेलने। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उद्यन खुश होकर बोला, क्या क्या तुम सही कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वासवता मुस्कुराते हुए बोली, अगर आपका मन नहीं लगता तो फिर मुझे साथ में रखना चाहिए। वैसे भी अर्धांगिनी का धर्म होता है कि पति को किसी भी मुसीबत में न डाले। ठीक है, तो फिर कल ही बनाते हैं शिकार का कार्यक्रम। राजा उद्यन का शानदार काफिला चल रहा था। जिस गांव से होकर यह काफिला निकला था, लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं आखिर कौन जा रहा है। तो ग्रामीण एक दूसरे को बताते हैं कि महाराज उद्यन शिकार खेलने जा रहे हैं और यह रथ में महारानी वासवता जा रही है। क्यों? क्योंकि महाराज उद्यन उनको बहुत ही प्रेम करते हैं और महारानी वासवता हर समय उनके साथ रहती है। इसीलिए जब महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं तो वह उनके साथ ही जा रही है। शिकार खेलने के लिए उन्होंने जिस जंगल को चुना था, उस जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम लावणक था। उसी में उद्यन के काफिले का शिविर लगा। आज वासवता ने महाराज से बहुत बातें की। उन्हें अपने पिता महाराज चंड प्रगोत का पत्र भी दिखाया। इसे पढ़कर उद्यन भी बहुत प्रश्न हुआ। सभी सैनिक और दास दासियां अपने दैनिक कार्यों में लग गए थे। जोर शोर से तैयारी होने लगी थी और महाराज उद्यन शिकार खेलने के लिए मंत्री के साथ चल पड़े। वह जंगल में पहुंचे और दोपहर तक शिकार में दौड़ धूप में व्यस्त थे। दोपहर को शिकार खेलकर जंगल से बाहर आते समय उन्हें कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। इधर उधर ग्रामीण भागते हुए नजर आए। इधर से एक विद्यार्थी निकला। उन्होंने पूछा, ये बालक, यह इतना कोलाहल कैसा मचा हुआ है? उस विद्यार्थी ने उत्तर दिया, महाराज, लावणक गांव में भीषण आग लगी है। आग लगी है? लेकिन वहां तो वासवता भी रुकी हुई है। यह सूचना सुनते ही जैसे उद्यन के मन में आघात हुआ। उद्यन ने अपने घोड़े को लावणक गांव की तरफ बढ़ाया। उनके साथ उनका मंत्री रमणवान भी था। जब उद्यन गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आकाश को छूती हुई प्रचंड लपटें उठ रही है। गांव में भीड़ लगी है। लोग पानी ले लेकर आग पर डाल रहे हैं, लेकिन आग तो दबने का नाम ही नहीं ले रही थी। भयानक लपटों के भीतर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। गांव के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। बहुत बुरा हुआ महारानी वासवता जलकर भस्म हो गई। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। महारानी की इतनी दर्दनाक मृत्यु, उफ, भगवान किसी को ये मृत्यु ना दिखाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वासवता मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वासवता, वासवता। उद्यन की यह कलेजे को चीरकर निकली चीख सबके मन को हिलाती हुई उद्यन बड़ी तेजी से धधकती हुई आग की लपटों की तरफ
यह कहता हुआ दौड़ा वासवता, जब तुम ही नहीं रही तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। ऐसा कहकर वह आग में कूदने के लिए तत्पर हुआ। मंत्री रुमण्यवान भी रोते हुए आग में कूदने के लिए तत्पर हो गए। कई सैनिकों ने उद्यन और मंत्री को पकड़ लिया। उद्यन विलाप करता हुआ बार बार यही कह रहा था, जब मेरी वासवता जल मरे तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। सबने उद्यन को समझाया। उद्यन को थोड़ी सांत्वना मिली। उसने चारों तरफ देखा। अब उसे ध्यान आया कि इतने समय से मंत्री रुमण्यवान तो उसके साथ ही था, पर उसका सबसे पुराना विश्वास पात्र मंत्री योगेंद्रहान तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उद्यन शिकार खेलने गया तो वह महारानी वासवता की रक्षा के लिए रुका था। इसका मतलब उस समय वह वासवता के पास ही था। अब मंत्री की खोजबीन की जाने लगी। यह नई बात पता चली कि जिस वक्त आग लगी थी तो किसी ने भी योगेंद्रहान को कहीं जाते हुए नहीं देखा था। इसका मतलब यह भी है कि आग से जलकर मर गया। यह उद्यन के लिए दूसरा आघात था। जब से उसने होश संभाला था तब से अब तक योगेंद्रहान को अपने संरक्षक की भूमिका में ही पाया था। जिसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा राजभक्ति के कारण राज्य के बारे में और राजा के हितों के बारे में कार्य करता रहा। उसने अपना जीवन ही साम्राज्य के लिए अर्पण कर दिया। इन सारी बातों का स्मरण करके उद्यन की आंखों में आंसू भरते चले गए, जिन्हें वह रोक नहीं सका, और जोर जोर से विलाप करके पितृतुल्य योगेंद्रहान को स्मरण करने लगा। इसके बाद कई दिन बीत गए। पड़ोसी देश मगध, वहां का राजा दर्शन शासन कर रहा था और दर्शन की बहन पद्मावती थी। दर्शन और पद्मावती की मां महादेवी ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और नगर के बाहर आश्रम में निवास करने लगे। उनसे मिलने के लिए समय समय पर दर्शन और पद्मावती जाया करते थे। आज आश्रम के बाहर बहुत ही चहल पहल थी। आश्रम से नगर तक जाने वाले रास्ते में बड़ी ही सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पद्मावती अपनी मां महादेवी से मिलने के लिए आश्रम आई हुई थी और वहां एक सन्यासी और एक महिला भी आए हुए थे। पद्मावती की शोभा और सुंदरता को देखकर सन्यासी कह उठा, आहा, कैसा सुंदर राजकुमारी का रूप है। इन्हीं राजकुमारी के लिए कई ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि राजा उद्यन का सारा राज्य चला जाएगा और वह पद्मावती से विवाह करके मगधराज की सहायता से पुनः अपना राज्य प्राप्त करेंगे। तो यह भविष्यवाणी सत्य ही मालूम होने जा रही थी। एक प्रहरी ने आकर कहा, सभी लोग सुने। राजकुमारी पद्मावती का कहना है कि आज के दिन वह दान करती है। जिसे जो कुछ भी वस्तु चाहिए हो वह राजकुमारी पद्मावती से मांग सकता है। सन्यासी ने पूछा, क्या कहा? वे क्या दान करती है? प्रतिहारी ने कहा, जिसे जो भी चीज चाहिए वह मांग ले। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। आपको जो भी चाहिए वो वह मांग सकते हैं। अच्छा ठीक है, तब तो मैं राजकुमारी पद्मावती के पास जाना चाहता हूँ। प्रतिहरी ने दोनों को लाकर राजकुमारी के पास पहुंचा दी। उसने राजकुमारी से कहा कि यह आपसे कुछ मांगना चाहती है। पद्मावती ने कहा कि कहिए सन्यासी जी, अब क्या मांगना चाहती है? सन्यासी बोला, मैंने सुना है कि आज के दिन जब आप महादेवी को देखने आते हैं आपसे जो भी दान में मांगे, क्या यह सत्य है? पद्मावती बोली, हाँ यह बात सत्य है। कहिए आप क्या मांगना चाहते हैं? सन्यासी ने कहा, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं मुसीबत में हूँ। यह मेरी बहन है, इसका पति परदेश गया हुआ है और उसने इसकी बहुत दिनों से कोई खोज खबर नहीं ली। इसका मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं इसके पति को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तब तक इसे कहाँ छोड़ूं? किसके पास रखूं जो इसकी रक्षा करे? इसकी मुझे चिंता है। कृपा करके आप मेरी बहन को अपने पास रख लीजिए। आपसे ज्यादा इसके सतीत्व की रक्षा कौन करेगा? मैं इसके पति को ढूंढने के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। आपकी सखी के रूप में ये आपके साथ रहेगी। आपका मन बहला रहेगा। पद्मावती ने कहा, ठीक है, आप इसको मेरे पास छोड़ दीजिए। इसका नाम क्या है राजकुमारी जी? इसका नाम अवंती है।
और यह बहुत ही संकोची स्वभाव की है। महादेवी ने उसे देखकर कहा, इसका कैसा सुंदर रूप है, लगता है जैसे कि कहीं की राजकुमारी हो। तभी प्रहरी ने आकर कहा, महादेवी जी, एक विद्यार्थी लावणक गांव से आया हुआ है, विद्यार्थी उसे बुलाकर ले आओ। महादेवी ने आदेश दिया। उस विद्यार्थी ने आकर अपनी इंसा वस्तु ले ली। फिर उसने कहा कि क्या कहूँ महल, लावणक गांव में बहुत ही भीषण घटना हो गई। पद्मावती ने उत्सुकता से पूछा, क्या हो गया? उसने बड़े ही दुखी भरे स्वर में बताया। अरे क्या बताएं, महाराज उद्यन की पत्नी वासवता वहां आग में जलकर मर गई है और उसे बचाते बचाते उनका मंत्री योगेंद्र राय भी जल मर। अरे यह तो बहुत ही दुख घटना हुई। उस विद्यार्थी ने बात को आगे बढ़ाया। बहुत ही दुख दृश्य था राजकुमारी जी। महाराज उद्यन तो अग्नि में कूदने को तैयार ही हो गए थे। उनके मंत्री ने उन्हें पकड़ लिया। वासवता के आभूषण जो अग्नि में जलने से बच गए थे, उन्हें अपने छाती से लगा कर रोते। ओह, पद्मावती बोले, यह तो बहुत ही दुख बात है। अवंतिका, तुम रो क्यों रही हो? सन्यासी जी बोले, यह बहुत ही नरम दिल की, इसीलिए। विद्यार्थी को देखकर उसने घूंघट कर लिया। और तुम विद्यार्थी को देखकर घूंघट क्यों करते हो? क्योंकि यह बहुत ही लज्जाशील है, यह प्राय पुरुषों के सामने नहीं आती। पद्मावती ने अपने मन में सोचा, इसकी तो मुझे बहुत ही यत्न से रक्षा करनी होगी। यह सती स्त्री है। वासवता के वत्स नगरी में आने के बाद शत्रु आरुणी ने साम्राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। तो चिंतित योगेंद्र राय ने वासवता को समझाया और कहा, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की राजकुमारी पद्मावती से विवाह संबंध करके उसकी सहायता प्राप्त की जा सकती है। इससे खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल सकता है। वासवता भी सहमत हो गई। शिकार का बहाना बनाकर लावणक गांव के पास शिविर लगाया। जब महाराज शिकार खेलने गए तब मंत्री ने मौका पाकर चुपके से आग लगा दी और अफवाहें उड़ा दी कि वासवता जल मरी है। उसको बचाते बचाते योगेंद्र राय भी जल गया। फिर वासवता अवंती के रूप में और योगेंद्र राय सन्यासी के रूप में मगध पहुंचे और पद्मावती तक पहुंच गए। उन्होंने उसके पति के परदेश में होने की बात कही और सवे उसके पति को ढूंढने की जाने की बात कहकर उसको पद्मावती के सुपुर्द कर दी। अब विद्यार्थी के मुख से यह सुनकर रुमणीयवान मंत्री राजा की इस भयानक आघात से बड़े ही यत्न से रक्षा कर रहा है। योगेंद्र राय और अवंती के हृदय को बहुत सांत्वना मिली। इधर विद्यार्थी का वर्णन सुनकर पद्मावती अपने मन में सोचने लगी, वह कैसा अनुरागी है जो पत्नी के मरने के बाद सभी भी प्राण त्यागने को तत्पर हो गए और उसका मंत्री उसे हटाकर वहां से ले गया कि कहीं वह अपने प्राण न त्याग दे। पद्मावती का हृदय प्रेम से भर उठा और उसके मन में प्रेम के अंकुर का उदय हुआ। वह मन ही मन उद्यन से प्रेम करने लगी। महादेवी ने पूछा, क्या पद्मावती से विवाह करने के लिए किसी राजा ने प्रस्ताव नहीं भेजा? पद्मावती की प्रधान दासी सारिका ने जवाब दिया, उज्जैनी के राजा चंड प्रबोध ने अपने पुत्र गोपालक के लिए प्रस्ताव भेजा है। अपने भाई गोपालक का नाम सुनकर अवंती का हृदय आनंदित हो उठा। उसे अपने भाई गोपालक का स्मरण हो आया। उसके नेत्र सजल हो गए। उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसने पद्मावती के लिए सोचा कि है तो यह एक तरफ से अपनी ही सन्यासी के रूप में योगेंद्र राय अनुमति मांग कर जाने लगे। अवंती के नेत्र झलक उठे। वह दोबारा अकेली होती जा रही थी। उसने अपने मन में सोचा, हे भगवान, यह कैसी सजा दी। एक बार पति के साम्राज्य की रक्षा है तो अपना घर छोड़ना पड़ा, तब अकेली हो गई। अब अपने संरक्षक पिता तुल्य मंत्री पर भी मुझे छोड़कर जा रहे। एक बार फिर से अवंती को ध्यान रखकर सन्यासी वहां से चले गए और पद्मावती अवंती अपनी दासियों नौकर चाकरों को लेकर वापस राजगृह में अपने महल में आई। इन थोड़े से दिनों में पद्मावती अवंती के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। उसके शील स्वभाव से प्रभावित होकर उसे अंत्य स्नेह करने लगी। वह अपने हृदय की एक एक बात उसको बताती थी। मन ही मन में सोचती थी कि यह कोई ऐसे साधारण घर की तो लगती नहीं, अवश्य ही किसी उच्च कुल की है। परंतु सन्यासी की बात पर विश्वास करके कि उसका पति परदेश गया है और यह बहुत ही दुखी हृदय की,
उसका कई तरह से यत्न करके मन बहलाती रहती थी, जिससे वह हर समय प्रश्न रही। इस समय वह अवंती को अपने साथ अपने उद्यान में ले गई। उसके साथ उसकी दासी सारिका और अन्य दासियां भी थीं, जो नाना प्रकार के खेल खेल कर और हास परिहास करके अपना मानो विनोद कर रही थी। अवंती और पद्मावती कोई खेल खेल रही थी। अवंती ने पद्मावती से पूछा, क्यों सखी, चंड प्रगोत के पुत्र गोपाल का रिश्ता तो तुम्हें पसंद तो है ना? अब तो निश्चय ही तुम्हारा वही विवाह होगा। उसी बीच में उसकी दासी सारिका ने हंसकर अवंती को बताया, मगर राजकुमारी तो उससे बात नहीं करना चाहती। क्यों? वासवती ने आश्चर्य प्रकट किया। क्योंकि वह तो उद्यन से प्रेम करने लगी, वह उद्यन से ही विवाह करना चाहती, दासी ने रहस्य प्रकट किया। यद्यपि अवंतिका अपने मनोकामना के करीब करीब पहुंच गई थी, वही हो रहा था जो वह चाहती थी, लेकिन फिर भी यह बात सुनकर उसको झटका लगा। अच्छा, वो यह भी प्रेम करने लगी, अवंतिका ने सोचा। फिर उसने सिर को झटका, ये क्या सोच रही? इस योजना पर वह काम कर रही थी, और जब यह काम पूर्ण होने का अवसर आया, यह कैसे लग रहा है? तभी 2-3 दासी दौड़ती हुई आई, उन्हें राजकुमारी को प्रणाम किया और हंसते खिलखिलाते हुए बोली, राजकुमारी जी, आपके लिए खुशखबरी है। बताया, क्या समाचार है? राजकुमारी उत्कृष्टित होकर बोली, अच्छा, समाचार यही है कि आपका विवाह तय हो गया है। अब तो मुझे पुरस्कार मिलना ही चाहिए। दासी ने खुश होते हुए कहा। वह तय हो गया? किससे? पद्मावती जानने के लिए बेचैन थी। तुम्हारे भाई महाराज दर्शन ने तुम्हारा विवाह महाराज उद्यन से पक्का कर दिया है, दासी ने हंसते हुए कहा। सभी दासियां और सखियां हंसने खिलखिलाने लगी और पद्मावती का विवाह राजा उद्यन से हो जाता है और कुछ ही समय में राजा अपना पूरा राज्य जीत लेता है। एक दिन राजा चंड प्रगोत और रानी अंगरावती राजा उद्यन से मिलने आए। राजा उद्यन बहुत शर्मिंदा था कि वह उनकी बेटी को उनकी मर्जी के खिलाफ ले आए, लेकिन ख्याल भी नहीं रख पाया। राजा चंड प्रगोत ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? कोई गलती नहीं, लेकिन हाँ, तुमने हमारे मर्जी के खिलाफ शादी की, लेकिन हमने उसे बचपना समझकर माफ कर दी और तुम्हारा और वासवता का चित्र बनाकर विवाह कर दिया था। वह चित्र उन्होंने दिखाया। रानी पद्मावती ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई। यह तो बिल्कुल अवंती का चित्र है। मैं यह बात राजा को बताती हूँ। वह यह बात राजा को बताती है। राजा बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, उसे तुरंत महल में बुला। पद्मावती उसे महल में बुलाते हैं और साथ में वह ऋषि भी आ जाते हैं। और ऋषि, जो कि राजा का सबसे प्रिय मंत्री था, उसने राजा को सब कुछ बताया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? राजा बहुत ही खुश हुआ अपनी वासवता और अपने सबसे प्रिय मंत्री को देखकर, और अब सभी खुशी से रहने लगे। और हाँ, प्रेम का सबसे सही अर्थ इस कहानी में दिया गया वही है। आपके हिसाब से प्रेम का सही अर्थ क्या है? तो गाइस, कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं।